हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो आपके बिहार यूनिवर्सिटी की सारी क्लासेस हैं वो इस चैनल पे होगा आपके। इसके अंदर आपके कोई भी सेमेस्टर हो, हर सेमेस्टर के हिसाब से प्रॉपर स्टडी करके हम आपके सब्जेक्ट्स को डाल रहे हैं। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कि आपका एग्जाम से रिलेटेड है या नहीं। अगर किसी स्टूडेंट को, क्योंकि बिहार में बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, किसी स्टूडेंट को लगता है कि आपके अकॉर्डिंग नहीं डल रहा है यहां, तो प्लीज आप क्या करिए, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपना जो भी पीडीएफ हो या कुछ भी शेयर करिए। डेफिनेटली हम आपके सिलेबस को उसके हिसाब से भी कस्टमाइज करेंगे। अब जो इस चैनल पे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं कि फॉर एग्जांपल आपका फाइनेंशियल अकाउंट है या फिर आपका कॉर्पोरेट अकाउंट है या आपका इनकम टैक्स है, उदाहरण के तौर पे लेते हैं, तो हो सकता है कि मैंने इनकम टैक्स इसी साल पढ़ाया था, तो मैं क्या करता हूं, उस वीडियो के आपके सिलेबस के हिसाब से अपलोड करता हूं। और बीच बीच में हो सकता है कि जब मैं पढ़ा रहा था लाइव क्लास में, तो कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे हो सकते हैं, कुछ असम यूनिवर्सिटी के हो सकते हैं। तो अगर मैं बीच वीडियो में ये वर्ड यूज करता हूं तो आप उसको इग्नोर करिएगा। आपको ये रहना है कि आपके अकॉर्डिंग और आपके बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कराया जा रहा है। तो होपफुली आप इस बात को देखेंगे और आगे कंटिन्यू वीडियो देखेंगे। तो अब आगे अपनी स्टडी स्टार्ट करिए और ज्यादा से ज्यादा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ यूनिवर्सिटी के अंदर इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि अब आपको कहीं यूट्यूब पे भटकने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। चलिए आगे कंटिन्यू क्लास करते हैं। आइए, अभी तक हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, और बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्या किया, हमने थोड़ी सी बातें करी है। पहले कौन सा भैया, प्रीवियस ईयर क्या होता है, जिस साल इनकम कमाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर क्या होता है, जिस साल उस इनकम को जो कमाया है कैलकुलेट करेंगे उसे क्या बोलेंगे, असेसमेंट ईयर। एसएससी कौन होता है, जो टैक्स देने के लिए लाइबल होता है उसको क्या बोल देते हैं हम, एसएससी। इसके बाद पर्सन कौन होते हैं, हमने 7 पर्सन देखे थे। कौन सा पर्सन देखा था, एक इंडिविजुअल, एक एचयूएफ, एक कंपनी, एक पार्टनरशिप फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी एंड आपका आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ये क्या थे हमारे पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या होता है, जब कभी भी हमारे 2 पर्सन मिल जाए, जैसे कि इंडिविजुअल और कंपनी ने मिलकर कोई काम स्टार्ट कर दिया, जॉइंट वेंचर कर लिया, इसको बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन। और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्या होता है, जब सिंगल पर्सन, मान लेते हैं मिस्टर ए और मिस्टर बी मिलकर अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड करा लेंगे तो वो कहां पहुंच जाएंगे, पार्टनरशिप में। रजिस्टर्ड नहीं कराएंगे तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग टैक्स देंगे। तो आज जो टैक्स देने की बात चल रही है, हम उसी की बात करेंगे कि टैक्स किस तरीके से आपका दिया जाएगा और टैक्स का क्या कैलकुलेशन रहने वाला है। आज हम टैक्स की कैलकुलेशन की बात करने वाले हैं मेजरली। ये पूरा हमने लास्ट 2 क्लासेस के अंदर हमने कवर अप कर लिया था। आज पढ़ते हैं हम इनकम टैक्स कैलकुलेट। ठीक है ना, इनकम टैक्स को आज हम कैलकुलेट करना सीखेंगे कि किस तरीके से इनकम टैक्स हमारा कैलकुलेट होता है। सबसे पहले, अगर बड़ी सिंपल सी बात है, अगर गवर्नमेंट जो है, जो टैक्स अथॉरिटी है, गवर्नमेंट आपसे अगर किसी भी पर्सन से कहता है कि भैया आपको टैक्स पेमेंट करना है, किसी भी पर्सन को टैक्स पेमेंट करना है, तो गवर्नमेंट ने क्या करा है, हर एक इनकम को कैटेगराइज कर दिया है कि अगर आप यहां से इनकम, जैसे आप जॉब करते हो तो वो इनकम आपकी कौन सी इनकम होगी, सैलरी से रिलेटेड इनकम होगी। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो वो इनकम आपके बिजनेस से रिलेटेड है। अगर आपके बहुत सारे मकान है और वहां से आपको किराया मिल रहा है तो वो इनकम आपका रेंट से होगी, तो उसके हाउस प्रॉपर्टी की इनकम बोलेंगे। अगर आपका बैंक से ब्याज, इंटरेस्ट वगैरह मिल रहा है तो उसे हम अदर सोर्स की इनकम बोलेंगे। तो यानी इस पर्सन की मैं बात करूं तो इस पर्सन के पास टोटल 5 हेड्स हैं। यानी गवर्नमेंट ने इनकम को जो डिवाइड किया है, अगर मैं बोलूं टाइप ऑफ इनकम, तो टोटल कितने हेड्स, उसको हेड्स बोल देते हैं, हेड ऑफ इनकम। अगर मैं बात करूं हेड ऑफ इनकम तो टोटल कितने हेड्स ऑफ इनकम है, इसको इधर ही ले लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे ले जाएंगे फिर। अगर मैं टोटल हेड्स ऑफ इनकम की बात करूं तो कितने हेड्स ऑफ इनकम है, तो गवर्नमेंट ने बोला है भैया हमारे तो हमें पता जितना है और जितना हमें आपको भी पता होना चाहिए, 5 हेड है। एक पहला हेड है इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम, मान लेते हैं ये व्यक्ति है मिस्टर राम, मिस्टर राम।
और मिस्टर राम ने जॉब भी करते हैं ये, और इनकी सैलरी से इनकम है मान लेते हैं कि 5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए, पहले मान लेते हैं कितनी इनकम है इसकी, 2 लाख। तो सैलरी से इनकम पे कैसे टैक्स देना होता है, इसके रूल्स रेगुलेशन कानून अलग हैं इसके बिल्कुल, ठीक है ना। तो वो भी, इसके बाद दूसरा इसने क्या कर रखा है, इसने घर को किराए पे दे रखा है, तो इनकम फ्रॉम इसका है, इनकम फ्रॉम फ्रॉम किराया वगैरह रेंट आ रहा है उसको बोलेंगे हम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी, उसको बोलेंगे हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी, जिसको बोलते हैं हम रेंट से इनकम जो आया, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे, हाउस प्रॉपर्टी, जिसको हमने बोला कि भैया रेंट से जो इनकम आएगा उसको कैटेगराइज करेंगे। तो इनकम फ्रॉम जो रेंट आया उसकी कैलकुलेशन हम अलग तरीके से करेंगे। दैट इज मान लेते हैं कि 2 लाख रुपए हमें यहां से भी किराए मिल जाते हैं। इसके बाद मैं जॉब से जब आता हूँ ना, तो शाम को छोटा मोटा मैं बिजनेस भी कर लेता हूँ। कोई रेडी वगैरह लगा लिया मान लो मैंने, तो वो भी आपका किस में काउंट होगा, बिजनेस में ही काउंट होगा। तो आप बिजनेस भी करते हो, तो तीसरा आप इनकम कमा सकते हो, इनकम फ्रॉम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस, सपोज दैट कि 50,000 रुपए आपकी इनकम है, ठीक है, इनकम फ्रॉम बिजनेस 50,000 रुपए आपकी इनकम है। इसके बाद आप कई बार ऐसा करते हो ना के बीच में आपको प्रॉपर्टी डीलर का भी, एक प्रॉपर्टी डीलर तो नहीं, आपके पास 2-3 मकान है, तो कई बार आप अगर मौका मिलता है तो अपना मकान बेच के, और सस्ता जो मकान था उसको बेच के और फिर एक और सस्ता मकान खरीद लेते हो, उसमें मुनाफा कमा लेते हो। जैसे मैंने कोई मकान 10 लाख रुपए का लिया और मुझे अब 12 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो 2 लाख रुपए मैंने कमा लिया। तो ऐसे इनकम, ये ना तो हमारी सैलरी है, ना किराया है, ना बिजनेस है, मेरा बिजनेस तो है नहीं, बिजनेस तो प्रॉपर्टी डीलर जो है उनका बिजनेस कहलाएगा। लेकिन हम तो नॉर्मल पर्सन है, तो कोई मकान वगैरह बेच दिया, या गोल्ड वगैरह घर पे पड़ा था, मैंने कभी खरीदा खरीदा था उसको मैंने बेच दिया, तो इस तरीके के इनकम को रखा जाता है चौथी कैटेगरी में, दैट इज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। यानी आप जब एसेट्स को सोल्ड करके पैसे कमाओगे, मान लेते हैं सपोज करो इससे भी आपने 30,000 रुपए बना लिए, ठीक है ना, इससे भी आपने कितने बना लिए, 30,000 रुपए। और इनकम भी हो सकते हैं कि, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, आपने 30,000 रुपए इस इनकम से बना लिया। और कौन सा इनकम हो सकता है, मान लेते हैं कि आपने बैंक में पैसे रखे ही हैं, बैंक में एफडी भी करे हुए हैं, कभी कभी आप आईपीएल में भी पैसे लगा लेते हो तो वहां से भी पैसे कमा लेते हो, कई बार आप कोई सट्टा वगैरह लगा लिया वहां से पैसे कमा लिए, कई बार बेटिंग कर लिया आपने कहीं पे तो वहां से पैसे कमा लिए। तो जो बाकी पांचवा इनकम और जो इधर उधर से कमा रहे हो ना, उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम फ्रॉम अदर सोर्स। अदर सोर्स मतलब जो इन चारों जगह पे फिट नहीं बैठ रही, उसको कहां डाल देंगे, सबको अदर सोर्स में। मान लेते हैं यहां से आपने सपोज दैट कि आपने 10,000 रुपए कमाए, तो आपके टोटल इनकम जो हो गए कितने हो गए, 2 और 2 4, 4,90,000, आपकी टोटल इनकम कितनी हो गई, 4,90,000, या सपोज करो मैं इसको 50,000 कर देता हूं, तो आपकी टोटल इनकम जो हो गई वो कितनी हो गई, 5,30,000 टोटल इनकम। तो नाउ अब आपको इस इनकम पे टैक्स भरना पड़ेगा, जो इनकम है इसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा। सैलरी, अब ये 5 ही चैप्टर हैं आपके सिलेबस में, अगर ये पांचों चैप्टर आप कर लेते हो आपका सिलेबस खत्म हो जाता है एक तरीके से। तो हमें सैलरी चैप्टर को करने में 1 से 1.5 महीना लग जाता है, फिर पीजीबीपी को करने में हमारा टाइम लग जाता है, हाउस प्रॉपर्टी को, हर एक चैप्टर को बड़े डिटेल में पढ़ते हैं, तब जाके हमें समझ में आता है अच्छा इतने डिटेल में हम अब पहुंचे हैं। अभी जैसे हमारी तीसरी क्लास है तो मैं इतनी सारी बातें बता नहीं सकता, अगर बताऊंगा तो आप सोचोगे कि कोई कनेक्शन ही नहीं होगा, आप समझ ही नहीं पाओगे, तो बताने का फायदा भी नहीं है, ठीक है ना। अभी तो ये देखो कि कोई व्यक्ति होता है वो कहाँ डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, इसके अलावा कोई भी इनकम आप सोच लो इसी 5 हेड में ही फिट हो रहा होगा वो। इसके बाद सरकार क्या कहती है कि आप थोड़ी तुम भलाई वगैरह करो,
भलाई का मतलब हो गया कहीं चैरिटी वगैरह दे दो, या फिर आप इन्वेस्टमेंट करो। क्योंकि इंडिया के ऊपर अगर मैं बताऊं आपको, इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जितना ज्यादा बैंक के अंदर आप पैसे को रखोगे, गवर्नमेंट उस पैसे का इस्तेमाल करती है, और वो पैसे गवर्नमेंट बाहर, क्योंकि जब इंडिया को पैसे की जरूरत पड़ती है तो आपने सुना होगा वर्ल्ड बैंक का नाम, वो क्या करती है, बाहर से कर्ज ले लेती है। तो बाहर से कर्ज लेने का मतलब उनको ब्याज भी देना पड़ता है। अगर हमारे सारी जितनी भी पब्लिक है बैंक में पैसे को जमा कर दे, तो हमें उस पैसे को इस्तेमाल कर लेंगे और बाहर से कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गवर्नमेंट कहती है आप इन्वेस्टमेंट करो, आप अपने फ्यूचर पेंशन के लिए इन्वेस्ट करो, अपने लिए पॉलिसीज ले लो। तो किसी कंपनी को चलाना होता है ना, तो गवर्नमेंट बोल देती है अगर कोई व्यक्ति यहां पे करेगा तो हम उसकी इनकम में कुछ छूट दे देंगे। छूट का मतलब होता है डिडक्शन दे देंगे। आपकी इनकम 5,30,000 है, लेट सपोज आपने अपने नाम से LIC ले लिया है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 30,000 का, तो हम यहां से माइनस कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे डिडक्शन, माइनस कर देंगे क्या, डिडक्शन। और ये डिडक्शन का कानून सारा चैप्टर 6 में, चैप्टर 6 का मतलब एक 6 हमारा सेक्शन है, चैप्टर 6 बोलते हैं उसको, वहां पे लिखा हुआ है। लेट सपोज कि आपने 30,000 रुपए जमा किया और अंडर सेक्शन 80C के अंदर डिडक्शन आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमें कितने तरीके के बेनिफिट्स मिल सकते हैं, वो 80C से लेके 80U तक की हमें डिटेल पढ़नी होगी, जिसको बोलते हैं हम डिडक्शन। तो आपने 30,000 दिया, तो अब आपकी इनकम कितनी हो जाएगी, 5 लाख। अब सरकार की तरफ से आपको 5 लाख रुपए पे टैक्स की कैलकुलेशन करनी है। किस पे करनी है, तो 5 लाख तक इनकम वैसे जीरो करा हुआ है, तो आपको अब सरकार को टैक्स देना ही नहीं है। अगर आपका 5,30,000 होता तो आपको सरकार को टैक्स देना पड़ता। तो सबसे पहले इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जहां जहां से पैसे कमाते हो सब कुछ ऐड कर देते हैं, और लास्ट में फिर हम क्या माइनस कर देते हैं, डिडक्शन। जी, डिडक्शन मतलब बेसिक छूट होती है। क्या क्या, जैसे 80C के अंदर बोला गया है कि आप LIC करवा लो तो बेनिफिट मिलेगा, NPS में पैसे डाल लो तो बेनिफिट मिलेगा, या फिर मेडिक्लेम करवा लो 80D में बेनिफिट मिल जाएगा। अगर कोई पर्सन डिसेबल है, अगर आप उसकी मदद कर रहे हो, आपके ऊपर डिपेंडेंट है, मान लेते हैं उसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, देख नहीं सकता, अगर उसकी मदद कर रहे हो, तो सरकार बोलते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हो, तो आपकी इनकम को कम कर देती है, जिससे आपको टैक्स देना ना पड़े। ठीक है, इसके साथ साथ अगर देखा जाए आप कहीं अच्छे पढ़ने के लिए जा रहे हो, हायर एजुकेशन 80E के अंदर, वहां पे आपको वो भी बेनिफिट मिल जाता है। अगर आपने घर वगैरह बहुत खरीदा है, उसके ऊपर लोन वगैरह देते हो, उसका भी डिडक्शन मिल जाता है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स खरीदते हो, क्योंकि चलाना था गवर्नमेंट को कि ईवी लो, ईवी जब समझते हो ना, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदोगे तो उसके ब्याज जो भरोगे उसका आप माइनस कर सकते हो, डिडक्शन मिल जाता है यहाँ पे। तो हर किसी चीज के लिए गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो बहुत सारी, इतनी सारी चीजों के लिए बनाया हुआ, तो ये टोटल इनकम आएगा। अब इसके ऊपर हमें लगाना पड़ेगा टैक्स का रेट, कि भाई 10% दें, या ऐसा नहीं कि 5 लाख पूरा टैक्स में दे के आ जाएंगे, 10% दे, 15% दे, 20% दे। तो गवर्नमेंट ने स्लैब बनाया हुआ है कि इतने से इतने इनकम पे इतने देने हैं, इतने से इतने इनकम पे इतने देने हैं, तो वो चीजें। तो अगर मैं इनकम टैक्स कैलकुलेट की बात करूं, तो इनकम टैक्स कैलकुलेट कैसे होता है, और इस जो टोटल इनकम ये होता है ना, इसको बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। इसको क्या बोलते हैं हम, ग्रॉस टोटल, GTI बोल देते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम। और इसको बोल देते हैं टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम। अब जब इसके ऊपर हम टैक्स निकाल लेते हैं, उसको बोलते हैं टैक्स लाइबिलिटी, कि वो देना है आपको, ठीक है ना। लेट सपोज 10% देना है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, तो आपका टैक्स कितना बना सरकार को देने के लिए, 5 लाख रुपए के, मैं एग्जाम्पशन ले रहा हूं 10%, तो आपको 50,000 रुपए सरकार को क्या करना है, टैक्स को देना है। तो इस जो 50,000 आपने कैलकुलेट करके निकाला है, इसको क्या बोला जाएगा, टैक्स लाइबिलिटी। इसको क्या बोलेंगे हम, टैक्स लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्यों बोला, क्योंकि सरकार को देना है। जब टोटल इनकम कर लोगे तो क्या बोलेंगे, ग्रॉस टोटल इनकम, मतलब इसमें से कुछ चीजें माइनस करना बाकी है। जैसे ही डिडक्शन को माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा, टैक्सेबल इनकम। और टैक्सेबल इनकम पे जैसे ही टैक्स हम निकाल लेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, टैक्स। अब सरकार पता क्या कहती है, बोलती है भैया 5 लाख पे 50,000 टैक्स है, लेकिन हम आपके स्कूल की बहुत कम फीस लेते हैं, आपके जितने भी स्कूल है उसके ना के बराबर फीस है, फ्री में पढ़ा रहे हैं। और फिर पहले ना ये सरकार बोलती थी जो भी टैक्स है ना, इसके ऊपर आपको सिर्फ मात्र 1% देना है, और एक्स्ट्रा देना है 1%।
लोगों ने बोला भाई 1% क्यों दे हम एक्स्ट्रा और, तो बोला 1% इसलिए ना कि बच्चे इतने ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, तो हम एक फ्री पॉलिसी चलाएंगे जिसके अंदर बच्चों को अवेयर करेंगे। जैसे लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था पहले, तो उसको पढ़ाने के लिए अवेयर करेंगे, तो उसके अंदर हमारा खर्चा होगा, स्टाफ चाहिए, तो हम पैसा कहाँ से लाएंगे, तुमसे पैसे लेके तुम्हारे ऊपर खर्च करेंगे। तो 1% ले लिया था आपका एजुकेशन सेस के नाम से। फिर जैसे ये बच्चे पढ़ने लग गए, बोला कि अब एक काम करते हैं और थोड़े से पैसे ले लेते हैं, बच्चा बड़ा हो गया है, 12वीं तक का पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, तो 2% और ले लिया, जिसको बोल दिया गया हायर एजुकेशन सेस। इसके बाद फिर मोदी जी लेके आए स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, क्लीन गंगा, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट। तो स्वच्छ भारत अभियान लेके आए कि पूरे भारत को एकदम साफ रखेंगे, जिसमें कि हम बहुत सारे मजदूर वगैरह, लेबर वगैरह लगाएंगे, जो कि लगाया गया नहीं है, उसके लिए 1% और ले लिया, बोला 1% और दो। तो सरकार को जब ऊपर से और पैसे लेने का मन करता है ना, तो वो क्या करती है, ये अलग से ले लेती है। तो इसको हम बोलते हैं सेस। सेस, सेस मतलब होता है बर्डन, अतिरिक्त और आपके ऊपर एक्स्ट्रा। तो सेस कितना लगा दिया सरकार ने, अब जाके टोटल सेस पता है कितना लगता है, 4%। तो ये क्या क्या सेस में होता है हमें पूछा कभी भी नहीं जाएगा, मैं बता दूं। एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन सेस होता है, और स्वच्छ भारत को उसके अंदर, स्वच्छ भारत अभियान के लिए इन्होंने पैसे मांगे थे, उसको लेके। तो 4% किस पे लगाएंगे, इस 5 लाख पे नहीं लगाएंगे, वो टैक्स के ऊपर लगाएंगे। दैट इज, इसके ऊपर 4% अगर लगाते हो तो कितने आ जाएंगे हमारे, 2,000 रुपए। और हमारा टैक्स लाइबिलिटी टोटल बनेगा कितने, 52,000 जाके हम गवर्नमेंट को जाके टैक्स देके आ जाएंगे, और हमारी टेंशन खत्म हो जाएगी। समझ में आई बात आपको। तो हम टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद उसमें से क्या देंगे, डिडक्शन देंगे। डिडक्शन देने के बाद उसके ऊपर हम एक टैक्स का रेट अप्लाई करेंगे, और फिर सेस ऐड करके सरकार को हम दे देंगे। तो आज हम सीखने वाले हैं टैक्स कैलकुलेशन। आपको मतलब ही नहीं है कि टोटल इनकम कितनी है, मैं टोटल इनकम आपको बताऊंगा, और उसके ऊपर रेट को अप्लाई कैसे करना है ये सीखेंगे आज की क्लास में, ठीक है ना। तो अगर मैं टैक्स रेट की भी बात करूं ना, इनकम टैक्स रेट की बात करते हैं, इनकम टैक्स रेट। तो आपको मैं आज सिर्फ इंडिविजुअल का बताऊंगा, ऐसे हालांकि मैंने क्या बताया था, हमारे कितने तरीके के पर्सन होते हैं, टोटल 7% है। तो 7% है, तो सरकार ने कानून को इतना ज्यादा पेचीदा बनाया हुआ है ना। अगर मैं कहीं और सिंगापुर वगैरह की बात करूं, तो वहां का टैक्स ना एक से मतलब 10 पन्नों में उनका पूरा टैक्स का कानून सिमट जाता है, क्योंकि इतने बिल्कुल सिंपल बनाया हुआ है वहां पे। दुबई में तो इनकम टैक्स है ही था, है ही नहीं, अब जाके वैट आया है, तो वहां पे टैक्स। तो बड़े सारे कंट्री के अंदर ना बहुत सिंपल बनाया हुआ है। इंडिया के अंदर क्या है, काफी कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है, तो अब जाके धीरे धीरे ठीक हो सकता है। तो मैंने 7% बोला है, तो बोला इंडिविजुअल। दूसरा कौन है, HUF। तीसरा कौन है, कंपनी। फोर्थ कौन सा है, पार्टनरशिप फर्म। फिफ्थ कौन सा है, AOP या BOI। सिक्स कौन सा है, सिक्स हम आर्टिफिशियल पर्सन। और सेवंथ कौन सा है, लोकल अथॉरिटी, LA बोल देता हूं इसको, ठीक है। तो सरकार ने देखो कितना ज्यादा पेचीदा, अगर कोई ये व्यक्ति हुआ तो इसके लिए हम अलग टैक्स का कानून, अलग रूल, अलग रेगुलेशन, सब याद करो आप। तो इंडिविजुअल हुआ ही शी इट, तो उसके लिए आपको अलग पढ़ना है। HUF और इंडिविजुअल का सरकार ने इतनी तो मेहरबानी हमारे ऊपर की है कि ये दोनों के ऊपर एक ही बार में हो जाता है। कंपनी के ऊपर अलग रेट्स लगाए हुए हैं, इसके ऊपर 30%, 25% लगाया हुआ है, इसके ऊपर आपके अलग रेट्स लगाए हुए हैं। AOP BOI पे अलग रेट्स हैं, आर्टिफिशियल पर्सन पे अलग रेट है, लोकल अथॉरिटी पे अलग रेट है। मतलब
बीओआई और एओपी भी इसमें कई बार आ जाता है, तो अलग अलग हर किसी के रेट्स हैं। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं, मैं आज जो पढ़ाऊंगा और आपके पूरे सिलेबस में इनके रेट से कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ समझना होगा किसका, एक इंडिविजुअल अपना टैक्स कैसे निकाले, यानी आम आदमी, एक व्यक्ति अपने टैक्स की कैसे कैलकुलेशन करे, वो चीजें हम सीखने वाले हैं। अगर मैं आज बोलूं मैं टैक्स रेट बता रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपको कंपनी का भी टैक्स निकालना आ जाएगा। ये मतलब नहीं है कि पार्टनरशिप का भी टैक्स आप निकाल लोगे। हाँ, हमारे सिलेबस में धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो मैं बताता जाऊंगा। तो आज किसका सीखेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम इंडिविजुअल। इंडिविजुअल सीखने के बाद हमारे लिए सिलेबस का पार्ट इनफ होगा। तो इंडिविजुअल के अंदर कैसे निकालेंगे, तो हम निकाल रहे हैं इनकम टैक्स रेट, इनकम टैक्स रेट। इनकम टैक्स रेट में देखा जाए तो गवर्नमेंट ने ना इसके अंदर वो हाल कर रखा है कि इंसान ना समझ ही नहीं पाए। क्योंकि कई बार मुझे लगता है सरकार ऐसे ऐसे काम करती है ना कि लोगों को समझ ना आए और वो समझने में ही अपने 5 साल निकाल दें और दूसरे चुनाव इलेक्शन में फिर हम जीत जाएं। इतना कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है, आप अभी देखोगे तो इतना सारा याद रखना पड़ेगा। अरे क्या क्या बना दिया भाई, सिंपल सा रेट रख लेते तो हो जाती, बात बन जाती। और सरकार पता है क्या कहती है, इनकम टैक्स से हमें कोई फायदा नहीं होता, हमें तो जीएसटी से ज्यादा फायदा होता है। जिस तरीके से बोलते हैं ना, रेलवे घाटे में चल रही है, टिकट नहीं मिलेगी आपको कभी भी, लेकिन रेलवे किस में चलता है, हमेशा लॉस में ही चलता है। तो उसी तरीके से गवर्नमेंट का ये कहना है इनकम टैक्स से फायदा नहीं होता। तो बोला गया भैया सबसे पहले हमारे जो अभी जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है हमारे, निर्मला सीतारमन। इन्होंने क्या करा, इन्होंने बोला कि हम एक काम कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं, टैक्स को आसान बनाएंगे। और इतना आसान बनाने के चक्कर में ऐसा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया इन्होंने कि जिसका कोई लिमिट नहीं। अभी देखोगे तो आप भी बोलोगे यार क्या कर दिया इसने। तो उन्होंने कहा टैक्स के 2 तरीके के रेट होंगे। अभी हम जो सीख रहे हैं ना, टैक्स रेट किसका सीख रहे हैं, सिर्फ इंडिविजुअल का। और इंडिविजुअल जैसे मैं अपना टैक्स भरने जाऊं तो बोला 2 होगा। एक पुराने तरीके से, और पुराने तरीके को टैक्स लॉ के अंदर सिंपल भाषा अगर मैं बोलूं तो बोला गया टैक्स रिजीम। तो एक हो गया हमारा पुराने तरीके का टैक्स रेट, और एक हो गया हमारा नए तरीके का टैक्स रेट, न्यू टैक्स रिजीम। न्यू टैक्स रिजीम बोला गया इसको। तो अब इन्होंने 2 रेट निकाल दिया। भाई मैं व्यक्ति, मैं अगर 10 लाख रुपए अपनी अगर मैंने कमाया है साल का, तो बोला मैं किस पे टैक्स दूं, बोला तुम दोनों से निकाल के देखो, अब जिसमें तुम्हें आसान लगे फिर वो वाला भर देना आप। यानी कॉम्प्लिकेटेड किया इन्होंने। अब भाई पुराने वाले को हटा देते जब नया आ गया, तो बोला पुराना नहीं हटा रहे, दोनों ही चलाते हैं साथ के साथ। तो टैक्स जो जिसको नॉलेज नहीं है तो वो तो बिल्कुल परेशान हो जाता है किससे भरना है नहीं भरना है। अब पुराने वाले में भी देखो इनके क्या तरकीब निकाले हुए हैं। वैसे तो पुराने वाले में तरकीब जो था वो पहले से ही था, लेकिन इनको खत्म कर देना चाहिए मैं समझता हूं। इन्होंने क्या कहा, पुराने वाले टैक्स रेट के अंदर एज के हिसाब से हम टैक्स लेंगे। एज के हिसाब से, जिनकी एज, अगर एज क्राइटेरिया इन्होंने रखा कि जिनकी एज अप टू 60 है, उससे हम अलग कानून के हिसाब से टैक्स लेंगे। मतलब हम पहले 3 लाख रुपए तक नहीं लेंगे, फिर उसके बाद 2.5 लाख तक नहीं लेंगे, फिर उसके बाद लेंगे, इस तरीके से इन्होंने बताया। दूसरा कैटेगरी इन्होंने और क्रिएट कर रखा हुआ है इसमें, एज, जिसकी एज 60 से लेके 80 ईयर तक है। यहां पे अप टू 60 ना लिख के मैं लिख देता हूं लेस देन 60, यानी 59 कर दूं मैं, समझ जाओगे वो तो। 60 से 80 साल के उम्र का कोई इंसान है उसके लिए अलग रेट है। तीसरा बोला कि जिसकी एज 80 से ऊपर है, देखो 80 से ऊपर वालों को भी नहीं छोड़ा गया, उससे हम अलग लेंगे टैक्स। तो यानी अब जो हमें टैक्स निकालना है, तो सबसे पहले तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम पुराने तरीके से निकालें या फिर नए तरीके से निकालें। उसके बाद अपनी उम्र भी चेक कर लो भाई कि क्या उम्र है, उसके हिसाब से आपको टैक्स निकालना होगा। नए वाले में थोड़ी राहत है कि आपको उम्र वगैरह नहीं देखना, इन्होंने एक रेट फिक्स किया हुआ है, एक रेट फिक्स किया हुआ है, उसी रेट के हिसाब से देना है।
एक रेट फिक्स कर दिया, इतने इतने कैटेगरीज वाइज देना है। अब स्लैब रेट क्या होता है, अब बोला गया कि भैया हम कैसे देंगे, बोला कि आपको बताना होगा। देखो आप नहीं बताओगे तो हम मान लेंगे कि आप नए टैक्स रेट से दे रहे हो। आपको अगर पुराने से देना है तो आपको पहले इंटीमेट करना होगा। क्या होता है इंटीमेट? आज के टाइम पे आप देखते हो किसी चीज को अगर अपना कंसर्न देना है, या तो वहां पे अपना ओटीपी डाल दो आप, तो आपका कंसर्न माना जाता है, या वहां पे चेक बॉक्स होता है, टर्म्स एंड कंडीशन होता है, उसको सबमिट कर दो तो मान लिया जाता है आप इस चीज से एग्री करते हो। तो ऐसे ही ऑनलाइन फॉर्म होता है, उसी ऑनलाइन फॉर्म के अंदर होता है। तो स्लैब रेट क्या है? देखो इसका स्लैब रेट इन्होंने क्या रखा, बोला भैया अगर अप टू आप अगर 3 लाख रुपए तक कमाते हो तो हम आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे, जीरो, कोई टैक्स नहीं लेंगे, ठीक है। अगर आप कमाते हो 3 लाख से लेके 7 लाख रुपए तक, तो आपसे जो टैक्स लिया जाएगा, 3 लाख से लेके 7 लाख तक कमाते हो तो आपसे टैक्स लिया जाएगा 5%। और अगर आप 7 लाख रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक कमाते हो, यानी 7 लाख 1 रुपए मान लो, तो वहां पे लिया जाएगा 10%। और अगर आप 10 लाख रुपए से लेके आप 12 लाख रुपए तक कमाते हो तो वहां पे लेंगे आपसे 15%। और अगर आप 12 लाख से लेके 15 लाख रुपए तक कमाते हो तो आपसे लेंगे 20%। अगर आप 15 लाख रुपए से ज्यादा कमाओगे तो हम आपसे लेंगे 30%। मतलब 15 लाख से जितनी भी ज्यादा है उसका कितना ले लेंगे, 30%। एक इन्होंने स्लैब रेट बनाया हुआ है, इसको बोलते हैं स्लैब रेट। जैसे लेट सपोज क्योंकि मेरी इनकम है 3 लाख रुपए, तो मैं 3 लाख तक मेरी इनकम क्या होगी, नील। लेकिन इसके बाद भी गवर्नमेंट ने क्या करा, बोला कि अब हम रिबेट देंगे इनको ना, 7 लाख रुपए तक इनकम को जीरो करना था तो उसको दूसरे तरीके से दिया, डायरेक्ट तरीके से नहीं दिया उन्होंने, उन्होंने दूसरे तरीके से दिया हुआ है। तो आपको मैंने अभी क्या समझाया सर, स्लैब रेट क्या होता है, एक छोटा छोटा मैं हिंट देते जा रहा हूं, फिर जब प्रैक्टिकल इस पे अभी क्वेश्चंस करेंगे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से तो समझ में आएगा। तो हमने क्या देखा, हम सीख रहे हैं इंडिविजुअल का टैक्स निकालना। इंडिविजुअल के अंदर दो तरीके के टैक्स रेट हैं, कौन से, एक ओल्ड वाला और एक नए वाला। ओल्ड वाले में एज के अकॉर्डिंग चेक करना है, और नए वाले के अंदर कोई एज नहीं है, एक जो स्लैब रेट बना रखा है उसी के हिसाब से आप सीधा सीधा दे दोगे। यहां पे गवर्नमेंट ना कहती है कि हम टैक्स का बेनिफिट देंगे, नए वाले में आपको बोलती है गवर्नमेंट कि हम टैक्स का बेनिफिट देंगे। अभी समझ में आएगा, बस मैं बाद में लिख दूंगा, चलो जब मैं समझा दूंगा तो लिख दूंगा 25,000 रुपए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ नहीं था, लेकिन वही गवर्नमेंट दूसरे तरीके से, सीधा सीधा नहीं चलती गवर्नमेंट, सीधा चलेगी तो पकड़ में आ जाएगी वो, तो वो क्या कर रही है, घूम फिर के फिर बोलती है अब कम कर देंगे। तो आपको पता चलेगा 7 लाख रुपए तक उसी का टैक्स जीरो होगा जिसकी इनकम 7 लाख से कम है। जिसकी इनकम 7 लाख 1 रुपए हो गया तो सब पे टैक्स देना पड़ेगा उसको। तो गवर्नमेंट ने सबके लिए नहीं करा ये, ऐसे 12 लाख वाले पे भी यही करा है। 12 लाख वाले अगले साल से एप्लीकेबल, अभी आप नहीं सीखोगे 12 लाख। अब देखो बच्चों को मैं ये बताना चाहता हूं, कई बार बच्चे ना इसको अलग अलग गूगल करते हैं या फिर चैट जीपीटी कर लिया या कुछ भी कर लिया। तो खासकर मैं आपको इनकम टैक्स में बताऊं कि अगर आप कोई गूगल करते हो, चैट जीपीटी करते हो, तो उनका डेटा कौन सा होगा वो भगवान जाने। पुराना डेटा भी हो सकता है और एकदम लेटेस्ट भी हो सकता है। एकदम लेटेस्ट का मतलब जो अभी चल रहा है, तो अभी पता है क्या चल रहा है जो कि अगले साल से चलेगा, लेटेस्ट तो वो होगा जो इस फाइनेंस एक्ट में आया था, दैट इज 12 लाख तक टैक्स जीरो। अब मैंने तो मेट्रो पे भी देखा था, गवर्नमेंट ने लगा रखा था हम 12 लाख तक टैक्स नहीं लेंगे। और आपने सुना भी होगा 12 लाख, लेकिन यहां तो सर 3 लाख पे ही नील है, बाकी पे तो टैक्स जा रहे हैं। तो वो जब आप पढ़ोगे, सिर्फ नॉर्मल पर्सन को बताने के लिए ये एक वर्ड बताया जाता है, 12 लाख तक टैक्स फ्री। नॉर्मल पर्सन बस इतना सुनता है, जिसको टैक्स नहीं भी देना वो भी सोचता है चल ठीक है भाई 12 लाख तक टैक्स फ्री हो गया। बाकी जो एक्चुअल में अर्निंग करते हैं उनको पता लगता है कि यार इतना ज्यादा कोई रिलैक्सेशन हमें मिला नहीं है, ठीक है ना। तो मैं अगर इस रेट को देखूं तो हमारा प्रेजेंट रेट है जो कि असेसमेंट ईयर 2025 और 26 के लिए है। असेसमेंट ईयर 2025-26। एक चीज मैं आपको दिखाऊं, कई बार हम गूगल भी करते हैं, गूगल पे अगर मान लो मेरे पास होगा या नहीं होगा, मान लो चैट जीपीटी करते हैं, चैट जीपीटी, इसमें लॉगिन मांगता है वैसे तो, चलो लॉगिन नहीं मांगा। इनकम टैक्स रेट एज पर न्यू RAG। अब मैं यहां पे ये भी डाल देता हूं 2025, या फिर इसको बैक कर देते हैं 2025। तो आप देखो, अरे आप देखोगे
यहां पे सर्च करते हैं क्या रेट देता है। देखो इसने क्या रेट दे दिया, 2025 पूछा था मैंने तो इसने 4 लाख, 8 लाख, 12 लाख, ये तो अभी देखा ही नहीं हमने। तो ये कुछ नया रेट आ गया। बच्चा अगर यहां से देख लेता है, खासकर इनकम टैक्स में बोल दूं, तो आप सोचोगे सर मैंने तो गलत पढ़ा दिया आपको। और ये रेट क्या है अभी लेटेस्ट जो 2025 में जो अगले साल चलेगा वो है। अब क्या कह रहा है असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए। तो ऐसे कई बार गलत हो जाता है। अगर मैं यही चीज यहां पे रीटाइप कर दूं, ASSESMENT ईयर 2025 एंड 26, काफी हद तक ये ना गलत आंसर कई बार देता है। तो चैट जीपीटी पे बहुत बच्चे ना बहुत भरोसा करते हैं कि सर ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या करा इन्होंने, 0 से 4 लाख बता ही नहीं रहा भाई मेरे को, 24, 25, 25, 26 में बोल रहा है यही है, मुझे तो यही आता है। ठीक है, जो कि क्या है, गलत है। तो मैं आपको बोलूंगा इनकम टैक्स को पढ़ते टाइम पे, हाँ थ्योरी वाले पोर्शन में आप गूगल की हेल्प लेना, बाकी के लिए आपको रिलायबल करना है सिर्फ और सिर्फ जो आपको इनकम टैक्स की बुक मिलेगा, बुक, सिर्फ और सिर्फ बुक मिलेगा। असेसमेंट ईयर 25-26 पे आपको रिलाई करना है। अगर आप पुरानी बुक लेके भी पढ़ने बैठ जाते हो तो भी आपके लिए बड़ा खतरनाक है, और गूगल से भी पढ़ने की कोशिश करोगे वो उससे ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। अब देखो मैंने यहां क्या बोला भैया, असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए बताओ और प्रीवियस ईयर 24-25, तो कहता है दोनों के लिए यही है। ठीक है ना। अब मैं कहता हूं कि इसको चलो ये तो छोड़ो पार्ट है, तो बस मुझे ये बताना था कि भैया चैट जीपीटी इनकम टैक्स में फेल हो जाता है, वो नीट जेईई में सवाल सॉल्व कर देता होगा मैथ्स का, लेकिन इनकम टैक्स में इसका कुछ भी नहीं चलता है। आगे चलते हैं सर। अब हम बात करते हैं सर इनकम टैक्स रेट की बात करते हैं। सर रेट रेट इतनी देर से कर रहे हो, तो पहले मैं ओल्ड रिजिम को समझाऊंगा, फिर उसके बाद मैं समझाऊं, या पहले न्यू रिजिम समझा दूं। पहले ओल्ड को समझा देते हैं फिर न्यू को समझा देंगे। बाय डिफॉल्ट आपका न्यू रिजिम रहेगा, और आपको अगर चूज करना है तो ओल्ड रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं आ जाऊं ओल्ड रिजिम की बात करता हूं, तो देखो यहां पे मैंने टैक्स का स्लैब रेट पहले से ही बना के लिखा हुआ है। तो ओल्ड रिजिम में आप क्या हो, वेरी सीनियर सिटीजन, जिसकी उम्र कितनी है, जिसकी उम्र 80 साल, अगर आपकी एज 80 साल की है या उससे ऊपर है, तो आपको क्या करना होगा, 5 लाख रुपए तक इनकम कितनी है, 0। 5 लाख तक इनकम कितनी है, 0। और अगर 5 लाख से 10 लाख कमाएंगे तो आपकी इनकम पे टैक्स कितना लगेगा, 20%। कितने लगने वाले हैं, और 10 लाख से ऊपर कितना लगेगा, 30% लगेगा। ठीक है ना। तो 80 साल से ऊपर वालों के लिए ये स्लैब रेट बनाया गया। पहले तो इतना भी था, मेल का अलग और फीमेल का अलग, अब तो वो कम से कम खत्म कर दिया, नहीं तो हमें मेल और फीमेल का भी अलग अलग याद करना पड़ता। तो अगर 80 साल से उम्र है तो आपका 5 लाख पे नील, और 5 से 10 20%, और 10 से ऊपर 30%। चिंता मत करना, मैं एक टैक्स स्लैब रेट बनाऊंगा अभी, अपने हाथ से भी लिखूंगा, इस तरीके से लिखूंगा कि आपको पूरा का पूरा याद ही हो जाए वो। इसके बाद अगर आपकी उम्र कितनी है, 60 साल, मतलब इतने ज्यादा बूढ़े नहीं हुए सरकार की नजरों में, 60 साल की उम्र है, तब आपका बोला गया 5 लाख तक नहीं, 3 लाख तक आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे। और 3 से लेके 5 लाख तक आपसे कितना टैक्स लेने वाले हैं हम, 5%। और 5 से लेके 10 तक कितना लेने वाले हैं, 20%। और 10 से ऊपर कितना लेंगे, 30%। तो ये वाले जो दो कैटेगरी है ना, वो तो पीछे भी यही था, 5 से 10 20%, और यहां पे भी क्या है, 5 से 10 20%, और 30 से 10 से ऊपर 30%, और यहां भी 10 से ऊपर कितना है, 30%। तो ये तो कौन हो गए, जो हो गए ओल्ड 60 साल, और एक 80 साल। हम कौन सा टैक्स रिजिम देख रहे हैं, पुराने वाला देख रहे हैं पहले। ठीक है ना। इसके बाद अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है, और एक चीज और ध्यान रखना, देखो 60 साल से अगर आप इंडियन हो, अगर आप इंडियन हो, अब इंडियन क्या होता है ये भी हमारा एक चैप्टर है रेजिडेंशियल स्टेटस में, पता करेंगे कि किसको इंडियन बोले और किसको इंडियन ना बोले। सकल सूरत से इंडियन नहीं बोला जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे डेज काउंट करेंगे, भारत में कितने दिन रह रहा है। और अगर आप फॉरनर हो, तो फॉरनर को बोला गया कि भाई तेरी उम्र 60 साल है, चाहे तेरी उम्र 80 साल है। और फॉरनर को हम बोलते हैं नॉन रेजिडेंट, आपने सुना होगा एनआरआई, नॉन रेजिडेंट। कई बार बोलते हैं ना एनआरआई, इसके ऊपर तो कई बार मूवी भी बना दिया कि एनआरआई है। तो नॉन इंडियन रेजिडेंट जो होते हैं, जो कि नॉन रेजिडेंट मतलब इंडिया में नहीं रहते, इंडिया के बाहर है, उनके लिए बोला गया आपकी उम्र 80 साल होगी तब भी इसी रेट से भरोगे जो मैं बता रहा हूं।
आपकी उम्र 60 साल होगी तब भी आपके ऊपर यही रेट अप्लाई होगा, और आपकी उम्र अगर 25 साल है तब भी अप्लाई होगा। लेकिन इंडियन के लिए 60 साल तक, 60 साल से कम यानी 59 ईयर मान लो, तब तक ये रेट अप्लाई होगा। उसको बोला गया भैया तुम्हारा थोड़ा कम कर देते हैं, 2.5 लाख तक आपको जीरो, यानी जितना ज्यादा यंग है उतनी ज्यादा आपसे टैक्स वसूलने का इस हिसाब लगाया हुआ है। 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक कितने, 5%, और नीचे के दो कैटेगरी सेम रखा गया, 5 से 10 20%, और मोर देन 10 लाख कितने हो गए, 30% हो गए। ठीक है, मोर देन 10 लाख कितने हो गए, 30% हो गए। मैं इस टेक्स्ट को एक कंसोलिडेट कर देता हूं जिससे एक जगह पे आपको सारा याद हो जाएगा, और सभी के एक एक एग्जांपल भी देख लेंगे जिससे हमें क्लियर हो जाए। तो मैं एक जगह कर देता हूं इन सभी टैक्स रेट को। एक सबसे पहले कर देता हूं अप टू, मान लेते हैं 59, ठीक है, एक साल कम कर देते हैं। तो यहां पे क्या बोला गया, अप टू का मतलब है कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए है, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए है तो आपके ऊपर जो रेट लगेगा ना, उसकी बात कर रहे हैं, तो रेट लगेगा आपके ऊपर कुछ भी नहीं, आप टैक्स ही मत देना। लेकिन अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से लेके, यानी 2.5 लाख 1 रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक है, तो आपको देना पड़ेगा 5%। और अगर आपकी इनकम 5 लाख से लेके 10 लाख रुपए तक है तो आपको देना पड़ेगा सीधा 20%। और अगर 10 लाख रुपए से आपकी ज्यादा इनकम है तो देना पड़ेगा 30%। ठीक है, दूसरे साइड आ जाते हैं। अगर आपकी एज 60 टू 80 के बिटवीन है, 60 टू 80, तो यहां पे बोल दिया गया अप टू आपको थोड़ा फायदा 50,000 का, 3 लाख तक आपको कितना देना होगा, नील। और फिर हाँ 80, और 3 लाख से लेके, अब देखो यहां 2.5 से 5 रखा ना, तो अब 3 से 5 कर दिया इसने, 3 से 5 पे कितना देना होगा, 5%। और फिर 5 से लेके 10 लाख तक आपको कितना देना होगा, 20% पहले वाला ही, और 10 लाख रुपए से जितने अबव होंगे उस पर कितने देने होंगे, 30% देने होंगे। अब मैं तीसरी बात करूं, तीसरा कौन रह गया भैया, सुपर सीनियर सिटीजन, यानी आपका जिसकी एज 80 ईयर और अबव है। बोला गया यहां पे हम ऐसा करते हैं, तुमसे ज्यादा नहीं लेते, अप टू 5 लाख, 5 लाख तक आपसे क्या रख दिया हमने, जीरो। तो 5 लाख के बाद तो ये दोनों रेट बचे। तो अब बोला भैया 5 से 10 में आपके क्या लेंगे, 5 टू 10 लाख के बीच में लेंगे आपसे कितने परसेंट, 20%। कितने परसेंट लेंगे, और 5 लाख से लेके 10 लाख, सॉरी 10 लाख से ऊपर पे कितने लेंगे, 30%। एक बच्चे का सवाल आया कि सर क्या ये रेट हमें एग्जाम में मिलेगा लिखा हुआ, कि नहीं, आपको याद करने होंगे, आपको सब कुछ समझना होगा और उसके हिसाब से लगाना होगा। तो ये 3 टैक्स रेट है जो कि आपके सामने है। याद रखने का बहुत सिंपल सा पैटर्न बना देते हैं कि अगर आप यंग हो तो 2.5 लाख तक बेनिफिट मिलेगा, फिर टैक्सेबल हो जाएगा, और उससे थोड़ा सीनियर सिटीजन होते हो तो 50,000 और बेनिफिट, 3 लाख, और फिर टैक्स फ्री होगा आपका, और उससे ऊपर पे 5 लाख पे। बाकी नीचे के दोनों कैटेगरी तीनों के लिए सेम है। समझ में आई बात आपको, यानी 30%, 10 लाख से ऊपर कमाओगे तो आपकी एज कुछ भी हो 30% देना है, और 5 से 10 के बीच में कमाते हो तो आपकी एज कुछ भी हो आपको कितना देना है, 20%। बस रिलैक्सेशन फर्स्ट वाले स्लैब के अंदर मिला है हमें, बस फर्स्ट वाले स्लैब के अंदर हमें रिलैक्सेशन दिया गया है। चलिए आइए इसके ऊपर हम कुछ एक क्वेश्चंस देखेंगे, और फिर क्वेश्चन देखने के बाद फिर हम इसको आगे चल के और भी देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व किया जाए। तो मैं न्यू रिज्यूम अभी नहीं बता रहा, पहले मैं इससे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको। चलिए देखिए, सपोज करिए एक इलस्ट्रेशन, हमारा क्वेश्चन है 1, कहता है मिस्टर एक्स इज नॉन रेजिडेंट। ये क्या है हमारा, नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट का मतलब क्या होता है हमारा, जो कि इंडियन नहीं है। तो अगर नॉन रेजिडेंट नहीं है तो उम्र मायने नहीं रखता है, नॉन रेजिडेंट है, और असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए आपको टैक्स निकाल के बताना है, प्रीवियस ईयर आपको 24-25। तो ये दोनों वर्ड लिखेगा, सिर्फ कंफ्यूज, मतलब 24-25 की इनकम पे 25-26 में भरना है। हर इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया, अगर उसकी इनकम 8,30,000 हो, फाइंड आउट करो टैक्स लाइबिलिटी इफ ही ऑप्ट आउट सेक्शन 115 BAC, ई डज नॉट ऑप्ट आउट सेक्शन। अब मैं एक चीज और बता दूं कि ये वाला सेक्शन जो आया था ना, ये बाद में, पहले तो कानून था ही नहीं हमारे पास कि हम नया कोई रेट लाएंगे। तो जब न्यू रेट लेके आया था तो यहाँ पे एक सेक्शन के जरिए लेके आया था, सेक्शन 115 BCA।
तो अगर मैं बोलूं सेक्शन 115 BCA के हिसाब से टैक्स निकालिए, तो आपको समझ जाना चाहिए कि किस रेट से निकालना है, कौन से वाले तरीके से, नए वाले तरीके से, ठीक है ना। तो अभी तो हम फिलहाल कौन से तरीके सीख रहे हैं, पुराने वाले से, फिर हम नए वाले से भी सीख लेंगे, है ना, फिर हम नए वाले से भी सीख लेंगे। तो आ जाइए, ये कहता है, अभी मैं इसको फिलहाल के लिए हम सीख रहे हैं ओल्ड वाले से। तो कहता है ऑप्ट आउट सेक्शन 100, मतलब ऑप्ट आउट का मतलब होता है इससे बाहर निकल जाना। तो हम ये सेक्शन फॉलो नहीं करना चाहते, तो मतलब पुराने वाला हो गया, ठीक है ना। तो सबसे पहले उम्र वगैरह यहाँ पे क्या बताया, इसका एज वगैरह बताया इसने, नहीं बताया, लेकिन नॉन रेजिडेंट कह दिया इसने, तो आप एज का क्या करोगे, आपका नॉन रेजिडेंट कह दिया तो एज का तो मतलब ही नहीं है, तो आपका कौन से वाला रेट लगने वाला है, पहले वाला, जब आपका उम्र कितना, जो मैंने बताया था 60 साल से कम वाला। तो इसका कितना, इनकम कितनी है इसकी, इनकम क्या है सर, इसकी इनकम है 8,30,000 है। अब देखो इसका टैक्स कैसे निकलेगा, इसका टैक्स निकालेंगे अप टू 2,50,000 तक, कुछ भी नहीं लेंगे इससे। कितने लिए हमने, जीरो, जिसको मैं नील लिख देता हूं, ठीक है, जीरो। अब भाई अगले 2.5 लाख से लेके 50,000 के, 5 लाख के बीच में, अब 2.5 लाख से लेके और 5 लाख के बीच में कितने अमाउंट का डिफरेंस है, कितने अमाउंट का डिफरेंस है, 2.5 लाख रुपए का डिफरेंस है। तो बोला गया 2.5 लाख पे आपसे कितना लेंगे हम, 5% लेंगे, कितने परसेंट लेंगे हम, 5%। तो अगर मैं टैक्स निकालू यहाँ पे, तो ये तो निल हो गया, कोई रेट ही नहीं है, तो 5% निकालूंगा इसका, तो 12,500 रुपए, ठीक है ना, इसको ऐसे लिखेंगे 12,500। इसके बाद बोला गया कि भैया 5 लाख से लेके 10 लाख, लेकिन 10 लाख तो इनकम है ही नहीं, तो मैं चला जाऊंगा 5 लाख से लेके 8,30,000, 8,30,000, तो कितने का डिफरेंस है इसके बीच में, 3 लाख। तो 3,30,000 पे आप कितने परसेंट निकालोगे, सीधा 20%। तो 3,30,000 पे हम निकालते हैं 20%, सॉरी 3,30,000, सीधा निकालेंगे 20%, तो भैया 66,000, ये आपका आ गया टैक्स। इसके बाद टोटल टैक्स हो गया 12,500, तो 78,500। और इसके ऊपर हमने बोला कि भैया आप दो हमें सेस, सेस कितने परसेंट दो, 4%, तो इस पे 4% निकाल लेते हैं, तो 3140, टोटल आ गया हमारा 81640, टोटल आ गया हमारे 81640। ये क्या है हमारा, टैक्स लाइबिलिटी, ये क्या आ गया हमारा, टैक्स लाइबिलिटी। यहां तक समझ में आया आपको। तो इसकी इनकम कितनी थी हमारी, 8,30,000 ऐसे। इसी को मैं दूसरे तरीके से भी निकाल के दिखा देता हूं, कई बार आपको ना ऐसे भी देखने को मिलता है कि अप टू 250 नील, नेक्स्ट 250 5%, यानी 12,500। अब क्योंकि ज्यादा जा रहा है तो लास्ट को कह देंगे बैलेंस 330, 20%, 66,000, टोटल हो गया हमारा 78,500। और सेस आ गया हमारा, दैट इज सेस आ गया 4%, जो कि कितने हो गए 3140, और बन गए 81,640, ये बन गया टैक्स लाइबिलिटी। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, टेबल दे दिया, इसके बीच में आपको खुद ही डिफरेंस निकालना पड़ रहा था, यहाँ पे मैंने खुद ही कर लिया कि 250 नेक्स्ट 250 आएगा, क्योंकि दो बीच का डिफरेंस निकाल लिया, और बाकी बैलेंस पे सीधा सीधा निकाल लिया। तो मैं आगे से जो प्रेफर करूंगा ना, वो ये वाला मैं टेबल ज्यादा यूज करूंगा, ताकि आपको यहाँ से निकालने में ईजी हो। यहाँ पे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो इस तरीके से भी कई बार आपको देखने को मिलता है, कई बार इस तरीके से, हम दोनों तरीके से कर लेंगे सर। सर पर्सन पे टैक्स लगेगा, टैक्स लगेगा, रिपीट कर दो एक बार प्लीज। ठीक है, अभी देखते जाओ देखते जाओ, मैं काफी सारे एग्जाम्पल लूंगा और उसी एग्जाम्पल से मैं कराता भी जाऊंगा, ठीक है। अब देखो कहता है मिस्टर एक रेजिडेंट इंडिया फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 फॉर द प्रीवियस ईयर, हिज इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया 4,30,000। बोलता है कि भैया इसकी 4 लाख, अब यहाँ उम्र नहीं दे रखी, तो आप हमेशा मानना कि यंग पर्सन है, 60 से कम है। अगर एज दे देगा तो दिक्कत है, नहीं देगा तो हमेशा यंग मानना है। तो यहाँ पे यंग माने तो हम क्या करेंगे भैया, अप टू 250, कितने लेने इससे, नील, कितने लेने, जीरो। नेक्स्ट
या फिर नेक्स्ट तो बचेगा ही नहीं, मैं बैलेंस कह दूंगा क्योंकि 5 लाख तो जा ही नहीं रहा ना ये। तो बैलेंस कितने बचे हमारे, 1,80,000। उसके ऊपर कितने परसेंट बोला, 5%। तो 5% कितना है 1,80 पे, 9,000। तो आपका टैक्सेबल इनकम क्या हो गया, 9,000। टैक्सेबल इनकम क्या आ गया, 9,000। बोला भैया 9,000 आपका टैक्सेबल इनकम आ गया। तो सरकार ने बोला हम आपकी 5 लाख रुपए तक पे कोई टैक्स नहीं लेंगे। सबसे पहले जब पुराने वाला आया था तो 5 लाख पे, वैसे तो अभी 7 लाख पता चला है आपको, तो पुराने वाले में 5 लाख तक टैक्स नहीं है, नए वाले में 7 लाख तक नहीं है। ये भी है जो लोगों को नहीं पता होता। तो पुराने वाले में बोला गया कि 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन सर ये तो टैक्स बन गया आपके रूल के हिसाब से। तो गवर्नमेंट ने बोला अच्छा टैक्स बन गया, चलो इसमें से हम आपको दे देते हैं रिबेट। रिबेट 87A, सेक्शन 87A लेके आई और बोला कि आपको 25,000 रुपए तक भी टैक्स बनेगी तो सरकार भरेगी अपने जेब से। देखो किस तरीके से बोल रही है, 25,000 रुपए तक टैक्स बनेगा तो आपको देने की जरूरत नहीं है, सरकार खुद ही भर देगी। तो मेरा टैक्स कितना बना, 9,000। तो मेरा तो 25,000 से ऊपर तो बन ही नहीं रहा, तो फिर मेरे 9,000 के 9,000 ये माइनस हो जाएंगे 87A में, और मेरा टैक्सेबल कितना हो गया, 0। सरकार ने सीधा 5 लाख कम नहीं किया, बाद में रिबेट के फॉर्म में किया। तो अगर मैं रिबेट की बात करूं तो ओल्ड रिजिम में रिबेट कितना दे रखा है, ओल्ड रिजिम में रिबेट कितना दे रखा है सरकार ने। तो ओल्ड रिजिम में जो रिबेट की मैं बात करूं तो ओल्ड रिजिम में रिबेट दे रखा है आपको, रिबेट दे रखा है। और रिबेट कौन से सेक्शन में है, 87 सेक्शन ए में। मैक्सिमम कितने, 25,000 रुपए तक आपको बेनिफिट मिल सकता है। और ओल्ड अगर न्यू रिजिम की बात करें तो यहां पे रिबेट दे रखा है आपको, यहां पे भी 87A है। बोला नए रिजिम लोगे ना तो हम आपको फायदा देंगे 25,000 नहीं, यहां पे है 12,500। मैंने 25,000 गलत बता दिया, कितने, 12,500। और यहां पे है 25,000, और यहां पे कितने हैं, 25,000। ठीक है ना। अगर पुराने वाले टैक्स के फॉर्मेट को फॉलो करोगे और आपकी टैक्स लाइबिलिटी 12,500 रुपए तक भी आ जाती है तो आपको देने की जरूरत नहीं है, वो सरकार भर देगी। लेकिन अगर टैक्स लाइबिलिटी आपकी 12,001 रुपए आ जाती है तो आपका सरकार कुछ नहीं भरेगी, आपको पूरे 12,001 रुपए आपको देना पड़ेगा। समझ में आई बात आपको यहाँ पे। तो सरकार ने जो डिस्काउंट दे दिया, एक तरीके से कह लो टैक्स पे क्या दे दिया, डिस्काउंट, जिसको रिबेट का नाम बोला गया हमारा। आइए और भी देखते हैं। देखो यहाँ पे मैं कुछ और एग्जाम्पल लेना चाहूंगा। अब मैं यहाँ पे बीच में ऐड ऑन कर दूं क्योंकि बुक से एग्जाम्पल ना बन नहीं पाता, मैं अपने खुद के एग्जाम्पल बना लेता हूं तो मुझे लगता है ज्यादा बेनिफिशियल होगा। मान लेते हैं एक पर्सन मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स है, और उसकी एज जो है वो मान लो 95 ईयर है। अब समझ सकते इस आदमी के हालात क्या है, लेकिन ये भी जेल जा सकता है अगर टैक्स नहीं भरेगा तो। अब देखो कहता है इसकी जो इनकम है, इनकम पॉइंट नंबर 1, अगर इनकम 4 लाख रुपए है इसकी तो क्या करेंगे। पॉइंट नंबर 2, इसकी इनकम अगर 5 लाख रुपए है तो क्या करेंगे। पॉइंट नंबर 3, अगर इसकी इनकम 8 लाख रुपए है तो क्या करेंगे। तीनों तरीके से आपको निकाल के बताना है। तो पॉइंट नंबर 1 का सॉल्यूशन जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। पॉइंट नंबर 1 हम कहते हैं, पॉइंट नंबर 1 में अप टू 5 लाख रुपए तक, क्योंकि उम्र कितनी है 95, तो इस पे 5 लाख ही जाएगा। 5 लाख तक कितने हो जाएंगे इसके, नील। और 5 लाख तक नील हो जाएगा तो भाई इसकी इनकम तो 4 लाख ही है पहले केस में, तो मैं क्या कह दूं, 4 लाख तक इसकी इनकम टैक्स 0, तो टेंशन ही खत्म पहले केस की। तो अब दूसरे केस पे आ जाओ। दूसरे केस में मैंने 5 लाख बोला, तो कहता है अप टू 5 लाख तक इसका इनकम क्या होगा, 0, तो इसकी भी टेंशन खत्म। तीसरे केस में आ जाओ, कहता है अप टू 5 लाख तक आपकी इनकम कितनी है, नील। और नेक्स्ट जो बचा हमारा बैलेंस, बैलेंस कितने बच गए, 3 लाख। 3 लाख पे कितने परसेंट कहता है वो, 20% सीधा। सीनियर सिटीजन को 5% दिया ही नहीं, सीधा कितने दे दिए इसने, 20%। तो कितने हो गए, 60,000। तो बोला भैया तुम्हें तो 60,000 रुपए टैक्स भी देना है और तुम्हारी उम्र क्या है मतलब नहीं है, तुम्हें सेस भी देना पड़ेगा 4% का।
दैट इज आपका कितना हो जाएगा 2400 और 62,400 रुपए आपको टैक्स देना पड़ेगा। देखिए, तो आप देखो इनकम सिर्फ हमारा 3 लाख बढ़ा, जिसमें तो भाई 50-60 हजार 1 लाख के आसपास तो हमें क्या देना पड़ गया, टैक्स ही देना पड़ गया। चलो ये समझ में आया। अगला आते हैं, एक सीनियर सिटीजन का भी देखते हैं पॉइंट हम। मान लेते हैं मिस्टर एक्स जिसकी एज है सपोज 68 ईयर, ठीक है। इसका इनकम मैं बताऊं आपको, सेम ही रखते हैं। नंबर 1 सपोज 4 लाख, नंबर 2 सपोज 5 लाख, नंबर 3 सपोज 8 लाख। इसलिए सेम रख रहा हूं ताकि आपको पता चले कि क्या फर्क पड़ने वाला है। आइए, पहले केस के अंदर अप टू क्या कहता है, इसका कहां तक होता है, अप टू कितने, 3 लाख तक। 3 लाख तक क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है ना। अब 4 लाख इनकम है तो अब इसके आगे हम क्या लगा दें, बैलेंस लगा दें। बैलेंस कितना बचा, 1 लाख पे कितने परसेंट, 5%, दैट इज कितने हो गए 5,000। सरकार ने बोला 12,500 तक टैक्स आएगा तो माफ कर देंगे आपका। तो इसका टैक्स टोटल बना कितने हमारे 5,000 रुपए। इसमें से हम लेस कर देंगे क्या, 87A का रिबेट। 87A का रिबेट कितना माइनस कर देंगे, 5,000 रुपए पूरे माइनस कर देंगे और हो गया जीरो। समझे बात आप, ठीक है। एक और रख लेते हैं, इसका फोर्थ पॉइंट भी रख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। 5,10,000, ठीक है, 5,10,000। सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में इसकी इनकम है 5 लाख रुपए। तो अप टू 3 लाख इसका रहेगा जीरो। बैलेंस बैलेंस कितने बचे हमारे, 2 लाख। तो बैलेंस 2 लाख पे अगर हम देखें तो कितने परसेंट, 5%। तो कितने बन गए 10,000, ठीक है, यही हुआ। तो टोटल कितना बना इसका टैक्स, 10,000। सरकार ने बोला आपको तो चिंता ही नहीं करना, लेस रिबेट मिल जाएगा 87A, दैट इज कितने 10,000। तो आपको टैक्सेबल कितनी हो गई, जीरो हो गई। मैं सारे डिफरेंट डिफरेंट केस इसलिए करके दिखा रहा हूं क्योंकि अभी आप इनिशियल लेवल पे हो तो आपको सब चीजें पता चल जाए तो समझ में आ जाएगा आपको। पॉइंट नंबर 3 पे आ जाइए, केस नंबर 3। इनकम कितनी बताई, 8 लाख। तो अप टू, क्योंकि उम्र सेम ही है, 3 लाख, तो इनकम कितनी होगी, जीरो। नेक्स्ट, क्योंकि 5 तक जाता है तो नेक्स्ट 2 लाख पे ही लगेगा हमारा कितने परसेंट, 5%, दैट इज हमारा 10,000, दैट इज 10,000। अभी इसका 8 लाख अगर इनकम है तो बैलेंस पे लगेगा ना। तो बैलेंस कितने हैं, बैलेंस 3 लाख। तो 3 लाख बैलेंस पे सीधा कितने लग जाएंगे, 5 के बाद सीधा 20% है तो कितने हो गए 60,000। 60 नहीं, 3 लाख पे, हाँ 60,000। तो टोटल टैक्स कितने बन गए। तो सरकार ने बोला हम 12,500 तक अगर आपकी टैक्स होती तब हम माफ करते हैं, आपकी टैक्स लाइबिलिटी तो बढ़ गई है, अब माफी वाफी कुछ नहीं मिलेगा आपको, इस पे सेस दे दो आप 4%। तो 4% सेस अगर इस पे लगाते हैं तो कितने हो जाएंगे 2,800। तो आपको 72,800 रुपए आपको टैक्स देना होगा। समझ में आया 3 केसेस। चौथे केस को देखो, फोर्थ केस। इनकम कितनी है फोर्थ केस में, मैं यहाँ पे इनकम भी लिख दूं, कंफ्यूज मत होना। केस लिख रहा हूं तो आप समझ जाना कि ये हमारे केसेस हैं, ठीक है। जब मैं केस लिख रहा हूं 1 2 3 4 तो यहां से इनकम पिक करना है आपको। फोर्थ केस में, फोर्थ केस कितने रखे मैंने, 5,10,000। 5,10,000। अब देखो अप टू 3 लाख कितने होंगे, जीरो। नेक्स्ट कितने, 2 लाख पे कितने परसेंट होंगे, 5% होंगे। तो कितने हो गए 10,000 हो गए, ठीक है। मैं इसको 5-20 कर दूं तो ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, ये मैं जो बनाना चाह रहा हूं 20, ठीक है, 5-20 कर दिया, ठीक है, 5-20 कर दिया। तो बैलेंस कितने बचे,
20,000, तो इस पे कितने लगेंगे? 20%, दैट इज कितने कितने 14,000। 20,000 है ना, 4,000 सॉरी, ये 5 20 है, ठीक है 5 20, तो टोटल कितने हो गए? 14,000। तो सरकार ने क्या कहा, 12% तक अगर आपका होगा तो टैक्स नहीं, 12,500 तक टैक्स नहीं लेंगे, उस पर लेंगे, तो इस पर प्लस कर देगी सरकार सेस। सेस कितने परसेंट? 4%, और 4% कितने हो गए हमारे? 14,500, 560, तो 14,560 रुपए आपको। आपकी इनकम कितनी बढ़ी? 20,000, जिसमें से आपको 14,560 रुपए तो टैक्स देना ही पड़ जाएगा। तो इनकम बढ़ना ना बढ़ना एक बराबर ही हो गया। अब एक और एग्जांपल इसमें मैं कोट करूंगा, तब देखना इसका कितना नुकसान हो जाएगा। नंबर 5, हम बढ़ा इनकी इसकी इनकम कर देते हैं 5,13,000। 5,00,000 कितने कर दी? 13,000। पांचवे केस को देखो, तो अब बताओ 5 13 पे कैसे निकालेंगे? अप टू 3 लाख कितने होंगे इसके? 0 हो जाएंगे। नेक्स्ट 2 लाख पे कितने जाएंगे? 5%, दैट इज 10,000। और बैलेंस कितने होंगे? 13,000 पे कितने हो जाएंगे? 2,600, तो कितने हो गए? सरकार बोलती है अब हम आपको टैक्स का बेनिफिट नहीं देंगे, क्योंकि 12,500 तक ही तो प्रॉमिस किया था मैंने। तो 12,000 कितने हो गए? 600, तो आपको टैक्स का नहीं देंगे, प्लस कर दो सेस 4%, दैट इज 12,400 पे 600 पे 4%, 504 रुपए आपकी टैक्सेबल इनकम हो गई 13,104। 13,000। आपकी इनकम 5 लाख तक तो नहीं देना था टैक्स, आपकी इनकम बढ़ी कितनी? 13,000 रुपए आपका। अगर मैं यह कौन सा केस कर रहा हूं मैं? फिफ्थ केस, और यहां पे आपकी फिफ्थ केस में इनकम क्या है? 5,13,000। आपकी इनकम 13,000 बढ़ी और टैक्स कितना बढ़ गया आपका? 13,104। इससे अच्छा तो होता ये 13,000 फेंक देता, लेता ही नहीं, बोलता नहीं चाहिए भाई मुझे 13,000, क्योंकि तेरे 13,000 की वजह से 104 रुपए और जेब से भरने होंगे और इतने लफड़े में और पड़ूंगा, निकालना, ये नहीं करना, वो करना। तो कहीं ना कहीं सरकार को जब महसूस हुआ तो नए रिज्यूम में थोड़ा इसको ठीक करने की कोशिश किया गया, पुराने में तो नहीं किया गया। ये एज क्या रखा मैंने? 68। चलो अब हम कर लेते हैं एक बार किसका, जिसकी एज कितनी हो रही है हमारी? 60 से मतलब बिलो है, 60 से बिलो। ये किस किस के लिए एप्लीकेबल होता है हमारा? ये इंडिविजुअल पे भी एप्लीकेबल होता है, एचयूएफ के भी एप्लीकेबल होता है, एओपी पे और बीओआई पे और एजे पे भी होता है हमारा, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, एजीपी मतलब आर्टिफिशियल, इन सभी पे ये रेट एप्लीकेबल होता है। मैंने तो वैसे इंडिविजुअल का बताया, लेकिन जो ये स्लैब रेट है ये इन सब पे एप्लीकेबल होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए आइए, मैं मान लेता हूं मिस्टर एक्स। अब तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल गया होगा, जिसकी एज जो है मान लेते हैं वो है 52 ईयर, और इसकी इनकम इनकम पहले पॉइंट में सपोज करो 4 लाख, दूसरे पॉइंट में सपोज करते हैं कि भैया 5 लाख, तीसरे पॉइंट में सपोज करते हैं कि भैया 8 लाख, और एक चौथे पॉइंट में सपोज करो 5,05,000 मान लेते हैं, ज्यादा नहीं मानते, 5,05,000 मान लेते हैं, या 5,01,000 ही मान लेते हैं, 5,01,000, ठीक है, कम मान लिया हमने। चलो पहले केस की तरफ चलते हैं, केस नंबर 1। तो भैया क्या कहता है? अप टू, यहां पे क्या चलता है? 250, 3 लाख नहीं 250 तक कितने हो गया? नील। अब बैलेंस 1 लाख पे है, बैलेंस कितने? एक नहीं 1.5 लाख, बैलेंस कितना है? 1.5 लाख पे कितने परसेंट? 5%, बना कितने? 5% निकाले तो 7,500। सरकार कहती है चिंता मत करो, 12,500 तक तो हम ही हैं, तो लेस कर देंगे 87। ए का रिबेट कितना? 7,500, टैक्सेबल लाइबिलिटी इसकी 0। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, मान लिया जाए सेकंड केस 5 लाख है, तो अप टू कितने? 250। सरकार ने बोला हम टैक्स लेंगे नहीं, तो कितने हो गए? नील। बैलेंस, बैलेंस कह रहा हूं नेक्स्ट, या बैलेंस ही कह दो अब तो,
बैलेंस 250, क्योंकि 5 लाख तक ही इनकम है। कितने लेंगे? 5%। 5% लेंगे तो कितने हो गए? 12,500। तो बोला भैया तुम्हारा 12,500 का। सरकार ने बोला चिंता मत करो, सेस से पहले ही हम आपको छूट दे देंगे। 87A का रिबेट मिल जाएगा। कितने? 12,500। तो टैक्सेबल इनकम जीरो। तो इस तरीके से सरकार ने बोला 5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। तो सरकार बोलती है ना 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है पुराने वाले तरीके में, तो आपको इस तरीके से होता है। लेकिन यहां पे देखो, मैं चौथा जब केस, तीसरा केस करूंगा तो यहाँ पे टैक्स होगा ही होगा। ऐसा नहीं है कि 3 लाख पे सिर्फ देना पड़ेगा। फोर्थ केस देखो, आप नोटिस करना, वैसे तो पहले भी मैंने कराया। अप टू 250 कितने देने हैं टैक्स? जीरो। नेक्स्ट 250, क्योंकि इनकम कितनी है? 8 लाख है। चौथे केस में इनकम कितनी है? चौथा नहीं, तीसरा। सो तीसरा केस कर रहे हैं। 250 कितने? 12,500, क्योंकि किस रेट से? एट द रेट 5%, तो 12,500। अब बैलेंस पे कितना लगेगा? बैलेंस हमारे 3 लाख बचा, इसके ऊपर कितने परसेंट? 20%, दैट इज 60,000 रुपए। तो हमारा तो देखो 2.5 लाख पे से ही टैक्स लगना चालू हो गया। ऐसा थोड़ी है 5 लाख के बाद लगा, पूरे पे ही लग गया। तो टोटल आ गया हमारा 72। अब इसके ऊपर हमारा क्या लग जाएगा? 4% सेस। तो 4% अगर सेस निकाले हम किस पे? 20। अगर इस पे 2900 प्लस कर दें तो क्या बचेगा? प्लस में 75,400। मैं इतने एग्जाम्पल आपको करा रहा हूं, मेरे हिसाब से कहीं तक टैक्स निकालने में दिक्कत नहीं होगी इंडिविजुअल। अब देखो इसके अंदर तो इतनी ज्यादा टेंशन है ना, टैक्स इंडिविजुअल के निकालने के बाद इनकम को भी कैटेगराइज कर दिया, कैपिटल गेन पे अलग लेंगे 12.5%। तो जब हम धीरे धीरे सीखते जाएंगे तो हमें पता चलेगा भाई बहुत सारा। फिर मुझे एक जगह सभी को लिख के देना होगा। पॉइंट नंबर हम करने वाले हैं 4। इनकम कितनी कर दी? 5,10,000। यहां पे बेचारा मर गया वो जिसकी इनकम 5,10,000 हो गई। तो बोलता है भैया अप टू 250 कितने होंगे? जीरो, नील। 250 नील। बैलेंस, बैलेंस या नेक्स्ट 250 कितने परसेंट के हिसाब से? 5%, तो कितने हो गए? 12,500। बैलेंस बचा क्या? हाँ बचा। कितना? 1,000। इनटू में कितने परसेंट? 20%। कितने हो गए? 200। तो कितने हो गए? 12,700। सरकार ने बोला हमने तो प्रॉमिस कितने तक करा था? 12,500। आपकी 12,700 हो गई, तो अब हम आपको बेनिफिट नहीं दे सकते, सॉरी। तो 4% और कर लीजिए। 4%, 508 रुपए प्लस कर देते हैं। तो देखो 13,208। अब इस इंसान के दिल पे क्या गुजरी होगी? इनकम अगर 5 लाख तक होता है इसका तो इसको कोई टैक्स नहीं देना था। इनकम मात्र कितना बढ़ा है? 1,000, जिसकी वजह से इसके जेब से कितने जा रहे हैं? 13,208 रुपए। तो ये एक ड्रॉबैक है जिसको आगे नए रिजिम में थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है। कितने लिखा है? अच्छा 1,000 है। 5 लाख 1,000 है, मैंने गलत लिख दिया। 5,01,000 लेना है, इधर भी मैंने ठीक लिखा है। ठीक है, 5,01,000। यहां तक किसी को दिक्कत कोई? यहां तक क्लियर समझ में आ गया? जिसकी एज क्या हो, नहीं हो, कम है, ज्यादा है, वो मैंने सारे के सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। तो एक तरीके से ये सारी चीजें तब जब जो पढ़ता है उसको पता चलता है, जो नहीं पढ़ता उसको नहीं पता चलता। जैसे बहुत सारी आजकल मार्केटिंग कंपनी होती है ना, जैसे जेप्टो वगैरह, वो क्या करते हैं, हिडन चार्जेस आपको ऐड टू कार्ट तो कर लोगे, और एक फोन से दूसरा रेट आएगा, दूसरे फोन से दूसरा रेट आएगा, और फिर आपको बाद में पता चलेगा आपको ले दे के बड़ा ही है। कल मैं एक स्विगी से ऑर्डर भी कर रहा था, तो लिखा था कि 50 रुपए ऑफ। तो जो समोसे थे वो थे 52 रुपीज के। मैंने बोला बढ़िया है, 50 रुपए ऑफ कर देंगे। तो 50 ऑफ करने के बाद आ गया 2 रुपए। उसका डिलीवरी चार्ज 100 रुपए, टैक्स उसके ऊपर 50 रुपए। तो एक समोसा कितने का दे दिया? 152 रुपए का दे रहा था। मैंने कहा ये पता नहीं कौन सा टैक्स लग रहा था 2 रुपए के ऊपर। मतलब 50 रुपए टैक्स 2 रुपए पे कैसे लग सकता है? मुझे तो पेट्रोल पे भी नहीं लगता इतना टैक्स, तो जितना कि वो समोसे पे लगा रहे थे। हाँ पीडीएफ इसका मिल जाएगा, इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो अभी तक आपको सारा क्लियर? अभी मैं न्यू रिजिम पे बिल्कुल भी नहीं आया हूं। मैं अभी कौन सा कर रहा था? सिर्फ और सिर्फ ओल्ड रिजिम। ओल्ड रिजिम में क्या टैक्स रेट होता है, क्या स्लैब रेट होता है, मैंने पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया। इसके अंदर भी
अगर कैपिटल गेन है, अगर आपका कैपिटल गेन है, तो उस सिचुएशन में भी पता है क्या पंगा डाल दिया है कि अगर आपने कैपिटल गेन 23 जुलाई 2024 से पहले किया होगा, कैपिटल गेन मतलब एसेट्स वगैरह बेच के कमाया, तो अलग रेट लगाएंगे, और 2024-23 अप्रैल के बाद करोगे तो अलग रेट लगाएंगे। तो कैपिटल गेन पे भी बड़ा डिफरेंट रेट लगा दिया। तो अभी हम तो सिंपल सा रेट सीख रहे हैं, स्पेशल टैक्स रेट नहीं सीख रहे हैं। गवर्नमेंट ने स्पेशल टैक्स रेट भी बनाया हुआ है इंडिविजुअल के लिए। और इसके बाद जिसकी इनकम 50 लाख रुपए से ऊपर हो जाती है साल की, ये कितने साल, एक महीने की इनकम नहीं है, पूरे साल की, जिसकी इनकम 50 लाख रुपए से ऊपर हो जाती है, तो सरकार बोलती है कि और एक्स्ट्रा रेट लगाएंगे आपके ऊपर, जिसको बोला गया सरचार्ज। और जिसकी इनकम 1 करोड़ रुपए से ऊपर हो जाती है, बोलती है और एक्स्ट्रा रेट लगाएंगे। आपको ये सुन के हैरानी होगी कि जब स्टार्टिंग में इनकम टैक्स आया था, तो जो पर्सन 100 रुपए कमाता था, 98 रुपीज गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता था। यानी 98%, 95% तक टैक्स रेट हुआ करता था। अब जैसे पब्लिक अवेयर हुए धीरे 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 करके, तो अभी भी ये टैक्स रेट बहुत है। अगर और अदर कंट्री में जाते हो तो ये टैक्स रेट, मैं यूएसए की बात करूं, मैं मानता हूं इससे ज्यादा टैक्स है, इंग्लैंड की इससे ज्यादा टैक्स है, बट वहां पे इसके टैक्स रेट ज्यादा होने के साथ साथ एजुकेशन फ्री। आपका प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं होगा, सिंपल सी बात है, प्राइवेट हॉस्पिटल ही नहीं होगा, टेंशन ही खत्म। सर प्राइवेट स्कूल ही नहीं होगा, टेंशन ही खत्म। तो वो आपको यहां बेनिफिट दे रही है, लेकिन यहां की गवर्नमेंट कहती है सरकारी स्कूल होगा, पढ़ाई नहीं होगी, आप प्राइवेट में जाओ। सरकारी हॉस्पिटल तो होंगे लेकिन इलाज नहीं होगा, आप प्राइवेट में जाओ, टैक्स पूरे लिए जाएंगे आपसे। ठीक है ना। तो वो चीजें यहाँ पे थोड़ी चीजें हैं। मैं मेरा जो मानना है कि भैया टैक्स रेट तुम जो ये कर रहे हो ना, ये उल्टा पुल्टा ये सब छोड़ो, तुम सीधा 40% इकट्ठा ले लो, सब पब्लिक देने के लिए तैयार है, लेकिन आप गारंटी ले लो कि पढ़ाई और दवाई फ्री होगी, कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो हर पब्लिक आराम से दे देगा, टेंशन फ्री रहेगा यार, 40% गए, लेकिन ये टेंशन तो कम से कम नहीं है हमारे जीवन में। नहीं तो लोगों के सालों साल की कमाई एक बार बीमार पड़ने पे निकल जाती है, सालों साल की कमाई की बात कर रहा हूं मैं, पूरे लाइफ की कमाई निकल जाती है। एजुकेशन आप पढ़ा नहीं सकते आज के टाइम पे प्राइवेट स्कूल के अंदर। आज के टाइम पे प्राइवेट स्कूल में मिनिमम फीस दिल्ली की बात करूं तो 10,000 रुपए है, 10,000 आपका, और बड़े स्कूल में चले जाओगे तो 20,000 22,000 रुपए तक पहुंच गई है, एक महीने की फीस है। और 10,000 के हिसाब से अगर मैं हिसाब लगाऊं तो आपके एक साल की फीस 12 मतलब कितनी हो जाती है, 1,20,000। और 12 साल आप पढ़ोगे, उसके साथ तो और बड़े सारे चार्जेस भी लगते हैं, ये चार्ज वो चार्ज, तो टोटल 15 से 20 लाख रुपए सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ 12th करने में लग जाता है। तो एक बच्चा 15 से 20 लाख रुपए तक क्या करता है, 12th करने में निकालता है। अगर आपने आगे डॉक्टरी की पढ़ाई करी तो 50 से 60 लाख रुपए वहां फीस लग जाएगी, तो आपके टोटल 65 से 70 लाख रुपए, 1 करोड़ के आसपास सारी फीस लग गई आपकी। जब जाके आप डॉक्टर बनते हो तो आप फिर आप क्या करो, आप पेशेंट से कैसे वसूला जाए, पेशेंट कह रहा है दांत में दर्द है, वो कहेंगे अल्ट्रासाउंड करा लो, आपको कहेंगे दांत में दर्द है, वो कहेंगे भैया आप एक काम करो ये ब्लड टेस्ट करा लो। और इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन कर रखा है कि मेरे पर्चे से जो आएगा 30% मेरा कमीशन है। तो यही चल रहा होता है। अगर कभी भी आज के टाइम पे डॉक्टर से देखना, प्राइवेट जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, अगर कोई बीमारी होगा तो बोलेगा इसका ऑपरेशन करा लीजिए ठीक हो जाएगा। कभी भी आपको यह सलाह नहीं देगा कि इसको आप नेचुरल तरीके से कुछ प्रिकॉशन ले लीजिए, कुछ एक्सरसाइज करके इसको दूर किया जा सकता है, बोले ऑपरेशन करा लीजिए 5 लाख का खर्च आएगा। क्योंकि उनको बहुत जल्दी अपने 1 करोड़ रुपए को रिकवर करना है। तो सबसे मेन प्रॉब्लम यह है कि आज के टाइम पे जो आपका ट्रीटमेंट हो रहा है, गारंटीड नहीं है कि वो बीमारी का ही हो रहा है आपका ट्रीटमेंट, वो सिर्फ पैसे रिकवर करने के लिए किया जा रहा है। तो हमने ओल्ड रिजिम आज कवर किया। तो ओल्ड रिजिम के बाद अगर मैं आज न्यू रिजिम कराऊंगा तो थोड़ा सा आपके लिए हैवी भी हो सकता है। तो मैं आज की क्लास में सारा का सारा ओल्ड रिजिम करा दिया। इस टैक्स रेट के लिए मैं 3 क्लासेस का टाइम रखूंगा। आज ओल्ड रिजिम करा रहा हूं और शायद मैं कल वाली क्लास के जो अगली क्लास आएगी उसके अंदर मैं न्यू रिजिम और सरचार्ज दोनों एक साथ कर दूं, 2 क्लास में खत्म कर लेंगे। ठीक है ना। सरचार्ज भी मैं साथ के साथ लेके चलूंगा। तो अभी ओल्ड रिजिम करा दिया, कोई भी क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, पूरी क्लासेस का बस रिवीजन करिए, रजिस्टर पे अच्छे से नोट बनाइए और आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बताइए किसी बच्चे का कोई दिक्कत? बताइए अभी तक किसी स्टूडेंट का कोई दिक्कत? क्लियर हो गया आपको टैक्स रेट क्या है हमारा ओल्ड रिजिम का, न्यू रिजिम अभी करना बाकी है। फिर नेक्स्ट क्लास के में मिलते हैं। गुड नाइट, टेक केयर। अगली क्लास आपका सेम टाइम पे